हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम परमिटिविटी के बारे में और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसको एक बार देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन था, अ मटेरियल हैज रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू 5। पहली लाइन से आपको क्या समझ आ रहा है? कोई मटेरियल है, मीडियम कह सकते हैं, मटेरियल कुछ भी कह सकते हैं आप, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, ध्यान रहे रिलेटिव परमिटिविटी बोला गया इक्वल टू 5, यानी कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5। पहली लाइन से समझा आपने। आगे कह रहा है, इफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है अगर फ्री स्पेस की परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उसने दे रखी है, वैसे नहीं भी देता फिर भी आप ये क्वेश्चन कर पाते क्योंकि मैंने आपको ये वैल्यू याद करने के लिए बोली हुई थी, है ना। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। हमको मटेरियल की परमिटिविटी निकालनी है। तो मटेरियल की परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन एम कितना होगा ये निकालना है हमको, है ना। तो एक फॉर्मूला बच्चों, जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होगा? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको पता है ना। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो बस ये तीनों क्वांटिटी इस फॉर्मूले में है, दो हमको पता है, एक निकालना है, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे? एप्सिलॉन एम निकालना है। इसका मतलब एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमको इसकी टर्म्स में मिल गया, एप्सिलॉन एम की टर्म्स में। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो एप्सिलॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा? एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली इसको इधर लेके गए हम, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और कुछ नहीं। अब बस इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन आर था 5, तो ये 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी, है ना। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। इक्वल टू 5 5 आर 25, 2 8 5 आर 44, 8 5 आर 40, 44, 44.25 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको और प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद ले आइए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आइए, यानी कि यहाँ पर इसको अगर 4 पॉइंट, इसको अगर हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.425 इंटू, क्योंकि हमने पॉइंट इधर किया इसलिए पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कितना इधर किया हमने? एक प्लेस इसको इधर किया है, यानी कि -12। तो पहले से था +1 करेंगे हम, है ना, आपको ध्यान होगा ये। तो इसको डायरेक्टली -11 लिख देते हैं और फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस ये 11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 34.4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सॉल्यूशन अगेन, परमिटिविटी हमको मीडियम की दे रखी है, यानी कि एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 35.4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या बोला है? रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है मीडियम की। तो ये हमको बताना है। अच्छा, आप बोलेंगे तो दो ही चीज है यहाँ पर। हमको फॉर्मूला पता है जो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें तो तीन चीज आती है। और यहाँ तो मेरे को दो ही चीज दे रखी है, एप्सिलॉन एम दे रखा है, एप्सिलॉन आर निकालना है, एप्सिलॉन आर, है ना। तो क्या ये वैल्यू तो आपको याद है ना, ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन नॉट आपको याद है, तो बस आपको वही करना है। अगेन इसको लिखिए, एप्सिलॉन आर हमको निकालना ही है, तो ये एक तरफ है, बाकी की चीजें इस तरफ। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 35.4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहली चीज आप ये देख सकते हैं कि यूनिट तो पूरी पूरी कैंसिल हो रही है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ भी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई। इधर आप ऐसे कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू
35.4 इंटू 10⁻⁻9 बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू, इसको डिवाइड जब आप करेंगे तो ये अराउंड 4 आएगा। 4, ये इसको जब डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻⁻9 प्लस 12, नीचे माइनस में था ऊपर जाके 12 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 10⁻3, 4000 आप कह सकते हैं, है ना। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिट, अच्छा इसकी कोई हमने यूनिट नहीं लिखी, क्या कुछ यूनिट होगी? नहीं, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा भी यहाँ की कैंसिल आउट हो गई है ना। मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया भी था कि रिलेटिव परमिटिविटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। तो यहीं से आप देख सकते हैं ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आज की हम देखते हैं आज का हमको क्या पढ़ना है। तो परमिटिविटी के बारे में जैसा हमने क्वेश्चन भी किया और थ्योरी भी इनफ पढ़ चुके हैं हम। तो अब क्या है बच्चों, इसके बारे में एक आधी पॉइंट हम और लिखते हैं, जैसे कि परमिटिविटी, या फिर आप ऐसे लिखिए इसको, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन की जो मिनिमम वैल्यू है, यानी कि एप्सिलॉन की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, तो वो किसके इक्वल है पता है? वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। यानी कि वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है वही परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू है। वैक्यूम में जो परमिटिविटी है उससे कम परमिटिविटी कहीं पर नहीं हो सकती। तो वही चीज है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज दैट ऑफ, दैट ऑफ मतलब परमिटिविटी ऑफ, है ना, ऑफ वैक्यूम, यानी कि एप्सिलॉन मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा? एप्सिलॉन मिनिमम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आपको याद है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू है, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, मैं एप्सिलॉन की मिनिमम की वैल्यू बात कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है, समझ पा रहे होंगे आप, है ना। किसी और मीडियम के लिए ये वैल्यू जो होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन कम से कम वैल्यू हो सकती है कितनी? 8.85 इंटू, जैसे कि आपने देखा था एलिमेंट्री चार्ज में, चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ई हो सकती है, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो सकती, ये चार्ज की मिनिमम वैल्यू हो सकती है। वैसे ही एप्सिलॉन नॉट की मिनिमम वैल्यू आपकी ये होती है जो वैक्यूम की होती है परमिटिविटी। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। अब क्या है, यहाँ फॉर्मूला वापस से लिखते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हमको पता था। अब हमने अभी जस्ट क्या देखा कि एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू ये है, यानी कि ये वाली चीज, ये वाली चीज मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता कुछ, है ना, इससे कम कुछ नहीं हो सकता, सबसे कम से कम यही वाली वैल्यू है। और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, इसके नीचे वाली वैल्यू की हमेशा बड़ी रहेगी, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी आपका वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा होती है हमेशा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ऊपर वाली हमेशा बड़ी रहेगी और नीचे वाली हमेशा छोटी रहेगी, है ना, हमेशा, है ना। एक इक्वल बराबर रहेगी वो तब जब ऊपर वाला मीडियम हमने वैक्यूम ले लिया हो, यानी कि ये वाली वैल्यू भी एप्सिलॉन नॉट हो, है ना। लेकिन अगर हम नॉर्मल मीडियम की बात करें, वैक्यूम की ना करके मीडियम की बात करें, तो हमेशा वो ग्रेटर होगी वैक्यूम की परमिटिविटी से। तो ये वाली चीज अगर हम करेंगे, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, तो उससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये हमेशा बड़ा होगा 1 से, ये वाली चीज हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो वही चीज हमको लिखनी है। आप समझ पा रहे हैं ना कि ये 1 से बड़ा क्यों होगा, है ना, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है, आप सोच पा रहे होंगे 1 से बड़ा क्यों हुआ। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है, एप्सिलॉन आर वो हमेशा बड़ा होगा 1 से,
और साथ साथ में एक चीज और लिख सकते हैं, वो बराबर भी हो सकता है 1 के। एक ही सिचुएशन है जो मैंने अभी बताया था कि जब आप मीडियम वैक्यूम ही ले लें, जब आप बोली कि मेरा मीडियम वैक्यूम है, अब बताओ एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, तब आपकी वैल्यू 1 आएगी। अभी बताऊंगा कैसे 1 आएगी, है ना। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज, इसको पढ़ेंगे कैसे, इज एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, तो ये था। अब इक्वल टू और ग्रेटर देन कब होगा, यहां देखते हैं हम। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, दो सिचुएशन आ गई यहां से, या तो एप्सिलॉन आर 1 के बराबर होगा या एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा होगा। तो जब 1 के बराबर होगा वो कब होगा, तो इसमें लिखना है आपको फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए हमेशा 1 के बराबर होगा, और एप्सिलॉन 1 से बड़ा कब होगा, फॉर एनी मीडियम, एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम। तो इतना क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। अगेन मैंने ये वाली चीज आपको अगर समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं वो बोल रहा था कि एप्सिलॉन आर, अगर हम बोले कि मीडियम, मीडियम अगर आपका वैक्यूम है, ऊपर वाला ना जनरल टर्म है, देखो ये वाला जो टर्म है यहाँ कुछ किस कोई भी मीडियम ले सकते हो, कभी आप वाटर ले सकते हो, कभी ग्लास, कभी सैंड, कुछ भी ले सकते हो मीडियम, है ना। वैक्यूम भी ले सकते हो। तो अगर हम वैक्यूम ले मीडियम को, ऊपर वाली तो चीज जनरल है, कभी कुछ भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, नीचे वाला तो फिक्स है ना, नीचे वाला फिक्स है कि फॉर्मूले में हमेशा वैक्यूम का ही आएगा, ऊपर वाला चेंज कर सकते हैं, नीचे वाला फिक्स है। तो लेट सपोज ऊपर वाला हम चेंज करते हैं और मीडियम को बोलते हैं, चलो वैक्यूम की बात करते हैं, तो ऊपर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे हम, क्योंकि वैक्यूम की बात करें तो वैसे ही एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और अपॉन में ये वाली चीज तो फिक्स थी, ये तो हमको हर बार लिखनी है, तो एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वही चीज हमने यहाँ देखी, ठीक है। तो ये था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। परमिटिविटी से रिलेटेड हम सारी चीजें देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग से लिखवा देता हूँ इसकी ऐसा यूनिट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ रखा है इसके ऊपर एमसीक्यू। तो यहाँ लिखिए आप एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसके इक्वल होती है, हम काफी बार देख चुके हैं और आपको याद भी रहनी चाहिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथ साथ डायमेंशन भी देख लेते हैं उसकी, डायमेंशन, डायमेंशन भी आ सकती है आपके एग्जाम में, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है, m -1 l -3 t -t4 एक्चुअली a2। तो ये इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। डायमेंशन होती है कि आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनी होती है। तो किसी भी क्वांटिटी का उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में, 7 में से कोई भी जिस पे डिपेंड करती है उनकी टर्म्स में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को डायमेंशन कहते हैं हम, है ना। तो ये इसकी डायमेंशन होती है। अच्छा एक चीज और है, जैसे कि हमने कूलम्स फॉर्मूला देखा था कूलम्स लॉ का, उसमें क्या देखा था हमने, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये आपको पता होगा, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो इसमें K जो है, K की ऐसा यूनिट भी लिख लेते हैं। K होता क्या है, कूलम्स कांस्टेंट होता है, कूलम्स कांस्टेंट। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब इस इनके जैसे रिवर्स होती है, क्यों रिवर्स होती है, इसका फॉर्मूला, के का फॉर्मूला ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो यूनिट के की होगी उसका उल्टा एप्सिलॉन नॉट की होगी ना, क्योंकि ये एकदम रिवर्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैसा ही है, तो यहाँ पर डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू m L3 T-4 A-2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया था। एक चीज और, इसको ना, ये जो हमने फॉर्मूला देखा, इसको एक बारी के की वैल्यू पुट करने के बाद लिखते हैं। देखो फॉर्मूला हमने देखा था, F इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम के लिए था फॉर्मूला ना, वैक्यूम में फोर्स कितना लग रहा है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। अब ठीक है, अगर मैं, ये तो वैक्यूम के लिए था, वैक्यूम, अगर मैं बोलूं फोर्स मीडियम में कितना लगना है, फोर्स ऑन मीडियम, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो यानी कि क्या होगा, परमिटिविटी में मीडियम की ले लूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर आई एम सॉरी, मीडियम की बात करें तो हम ये मीडियम की परमिटिविटी लेंगे, जैसा भी मैंने बोला। अब ये वाला इसके लिए फॉर्मूला पता है मेरे को, जैसे कि एप्सिलॉन आर इक्वल होता है आपका एप्सिलॉन एन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा अगर, तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के, है ना, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो वही चीज अभी हम पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे, है ना। तो पुट कीजिए उसको, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई, अभी ये बात करें एप्सिलॉन मीडियम, इसको फिलहाल के लिए एप्सिलॉन नॉट, एफ फोर्स नॉट बोल देते हैं, एफ नॉट बोल देते हैं, मतलब वैक्यूम में लगने वाला फोर्स, और ये एफ एम क्या है, मीडियम में लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर वापस से Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये मिल गया हमको फोर्स इन मीडियम। एक चीज आप देख पा रहे हैं बच्चों, कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये ये वाली, ये किसके इक्वल है, अगर आप सोच पा रहे तो बिल्कुल बिल्कुल सही होगा अगर आप एफ नॉट बोले तो, फोर्स इन कूलम, फोर्स इन वैक्यूम। तो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन, क्या बच गया था, बस ये एप्सिलॉन आर बच गया था ना, तो एप्सिलॉन आर अपॉन में लिख देंगे। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ गया एप्सिलॉन आर के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। एप्सिलॉन आर किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम, एफ नॉट बाय एफ एम, यानी कि जो आपका परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो एक फॉर्मूला तो हम पहले से देख चुके थे, ये वाला एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फॉर्मूला हमने यहाँ भी देख लिया, है ना। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब इनके बेसिस पे ना क्वेश्चन करते हैं, चलो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, इनके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें लिखिएगा फोर्स एक्टिंग बिटवीन two charges placed in vacuum is 14 into 10 raised to power minus 4 Newton. If they are now placed in a medium of relative density, relative permittivity equal to 3.5, find force in the medium. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, देखिए, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, एक्चुअली 2 पॉइंट चार्जेस, है ना, 2 पॉइंट, force acting between 2 point charges placed in vacuum is 14 into 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वैक्यूम में, उसकी वैल्यू दे रखी है 14 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन, यानी कि मैं लिख सकता हूँ फोर्स, आप चाहे तो फोर्स ऑन वैक्यूम के लिए एफ नॉट भी लिख सकते हैं, है ना। एफ नॉट लिखते ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं वैक्यूम के लिए, है ना। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 14 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन, दिस इज द वैल्यू विच इज गिवन इन वैक्यूम, गिवन फॉर वैक्यूम।
एफ नॉट इक्वल टू ये, इफ दे आर नाउ प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ, अब उनको क्या किया गया, एक मीडियम में रखा गया जहां पर जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 3.5 है, यानी कि एक मीडियम में उन दो चार्जेस को डाल दिया जिसकी हमको क्या दे रखी है, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है, कितनी, एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है, 3.5, 3.5। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड फोर्स इन द मीडियम, उनके बीच में जो मीडियम में फोर्स लग रहा हो वो कितना होगा, यानी कि एफ एम कितना होगा, है ना। ये कोई आपको लग रहा है इनके बीच में कोई रिलेशन है, हाँ अभी हमने देखा जैसे कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम, है ना। ये एफ नॉट क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, और एफ एम क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम। हमको निकालना क्या है, हमको एफ एम निकालना है ना, एफ एम निकालना है। तो एक काम करते हैं, एफ एम को इधर कर देते हैं एक तरफ, एफ एम किसके इक्वल हो जाएगा, एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर। तो एफ एम किसके इक्वल होगा, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए 14 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन बाय एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3.5, तो 3.5 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था इजी सा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो कि रेस्ट पर है ऑब्वियसली, टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम is 16 into 10⁻³ Newton, and the force between them is 7.2 into 10⁻² Newton. Find the relative permittivity and absolute permittivity of medium। क्वेश्चन आपको बड़ा इसमें जरूर लग रहा होगा, लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। देखिए सॉल्यूशन सेकंड क्या कह रहा है, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम इज 16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये किसकी वैल्यू है, अगर आपको कभी ऐसा हो ना कि क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन पढ़ के समझ ना आ रहा हो कि क्या वैल्यू इसमें, मतलब किस चीज की वैल्यू हमको दे रखी है, तो उसकी जस्ट आप यूनिट देखिए, यूनिट न्यूटन में, फोर्स की बात चल रही है यानी, और ढंग से लिखा भी है कि फोर्स, फोर्स की बात कर रहे हैं इन अ मीडियम, मीडियम में ये फोर्स है, यानी कि हम लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू, ये मीडियम में दे रखा हमको 16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आगे कह रहा है एंड द फोर्स बिटवीन देम, अब उनके बीच में फोर्स इतना है, एक्चुअली यहाँ पर आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं एंड द फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम, वैक्यूम में उनका फोर्स कितना है, ये है वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए आप लिख सकते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू, जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बच्चों बेसिकली परमिटिविटी ही है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यही आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना। तो एब्सोल्यूट इससे लगाया जाता है क्योंकि अब हम किसी के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली उसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप परमिटिविटी ही समझिए, अभी कंफ्यूज मत होइए एब्सोल्यूट से। परमिटिविटी आपने पढ़ा था, एप्सिलॉन एम भी आप पढ़ चुके हैं,
किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। तो वापस से आते हैं, हमको क्वेश्चन में दो चीज निकालने बोलिए, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन एम कितना होगा। ठीक है, तो चलो पहले एक एक करके निकालते हैं। पहले एप्सिलॉन आर पे आते हैं। ये दोनों चीज देख के मैं एप्सिलॉन आर निकाल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अभी मैंने एक फॉर्मूला देखा था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एफ नॉट बाय एफ एम इक्वल टू, यहां से मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट क्या है, ये वैल्यू को ये नहीं दे रखी है यहाँ पर 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन अपॉन एफ एम क्या है, एफ एम है 16 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 7.2 बाई 16 इंटू 10⁻⁻² और ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, +3 न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.2 बाई 16 इंटू 10⁻⁻² + 3 1 है ना, यानी इसको हम 7.2 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 7.2 इंटू 10 कितना हो गया 72। तो इसको डिवाइड करते हैं, 8 8 9 आर 8 2 आर 16 9/2 यानी कि एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू 4.5। ये आपकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बेसिकली यही वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है इसी के ऊपर क्वेश्चन है, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको दिए भी थे जो मैंने। तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे ऐसी लेवल बढ़ता रहेगा, है ना। अब क्या है, हमको एप्सिलॉन एम भी बोला है, एप्सिलॉन एम बोला है, हमको एप्सिलॉन आर तो पता पड़ गया, तो एप्सिलॉन एम कैसे निकालेंगे? गिने चुने दो फॉर्मूले है इसमें बच्चों। तो एप्सिलॉन एम का हमने फॉर्मूला देखा था, जैसे कि एप्सिलॉन आर हमने अभी जो फॉर्मूला देखा ये वाला, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, यहीं से हम निकाल लेंगे एप्सिलॉन आर एक्चुअली। तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम हमको निकालना है, एप्सिलॉन आर हम निकाल चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं ये हमको पता है, ये हमको पता है, हमको निकालना है केवल ये वाला। तो चलिए करते हैं इसको। तो epsilon m will be equal to epsilon r into epsilon naught, epsilon r into epsilon naught, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, epsilon r हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 4.5, तो यहाँ लिख देते हैं 4.5 इंटू epsilon r आपको याद ही होना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम कह सकते हैं, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो कुछ भी आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। ये आप मल्टीप्लाई कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या फिर ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड होमवर्क के लिए ये आपका क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन में लेट सपोज आपको फिर से रिपीट करना है, यहाँ पर क्या है, फोर्स बिटवीन, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू लेट सपोज 24 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन है, यहाँ पर है 1.8। ठीक है, ये आपको सारी चीजें करनी है। और इस सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी जो मीडियम में फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 14 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, और यहाँ पर जो है ये है 32 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। दो क्वेश्चन ये रहे, थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, ये मैं लिख देता हूँ, फाइंड द force between two charges placed in water if the force between them in vacuum is 3.2 माइक्रोन्यूटन। चलिए माइक्रोन्यूटन। अब प्रोवाइडेड एक चीज आपको दे रखी है, प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ रिलेटिव permittivity
वाटर इज 80। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। एक छोटी सी हिंट मैं आपको ये दे देता हूँ, ये जो म्यू है इसको माइक्रो पढ़ते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 1 म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ न्यूटन, ये होता है। यानी कि कहीं पर आपका अगर 1.5 म्यू लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या समझेंगे, 1.5 म्यू न्यूटन, तो इससे हम क्या समझेंगे, इसका मतलब है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन। ठीक है, ये आपके लिए हिंट है। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट एक टॉपिक लास्ट एक टॉपिक करते हैं। इसमें लिखना है some points related to कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, अब उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट में लिखना बच्चों, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन joining the two charges। क्या है इस पॉइंट का मतलब बच्चों, ये देखिए, इट मतलब कूलम्स फोर्स की बात कर रहे हैं, सम पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कह सकते हैं आप, कूलम फोर्स भी लिख सकते हैं। कूलम फोर्स लिखे क्योंकि यहाँ इट लिख दिया हमने, तो फोर्स के बारे में कह सकते कूलम्स फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये जो कूलम्स फोर्स है, कूलम फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करता है, हमेशा लगता है अलोंग, मतलब किसकी तरफ, लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। इसको समझते हैं, ये क्या लिखा है। लेट सपोज यहाँ पर दो चार्जेस है बच्चों, एक ये, इसको नाम दे देते हैं हम Q1, और दूसरा ये, इसको नाम देते हैं Q2। अब इनके बीच में आपको पता है कि दो कैटेगरी के फोर्स लग सकते हैं, उनका नेचर दो ही हो सकता है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। दोनों सिचुएशन को देखते हैं। अट्रैक्टिव लगे तो कैसे लगेगा, एग्जैक्टली ऐसे लगेगा, ये और ये ऐसे लगेगा अट्रैक्टिव, है ना। रिपल्सिव अगर हो तो कैसा लगेगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अगर रिपल्सिव हो तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कूलम्स लॉ के बारे में, ये जो पॉइंट है वो क्या कहता है, ये पॉइंट कि कूलम फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट एक्ट करेगा, मतलब लगेगा अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यानी कि जो इन दो चार्जेस को, कभी भी दो चार्जेस आपको दिखे ना कभी ऐसे, उसमें ऐसे लाइन ज्वाइन कीजिएगा, मतलब एक से दूसरे में लाइन ले जाइएगा ऐसे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कूलम्स लॉ जो यहाँ पर लगेगा वो इन लाइन जो ज्वाइन करिए उसी पे लगेगा, उन्हीं लाइन में लगेगा, है ना। ये अट्रैक्शन का केस ये था, और रिपल्शन का केस ऑब्वियसली ऐसा है जैसा भी हमने बनाया था। तो आप देख सकते हैं दोनों सिचुएशन में ये जो फोर्स है वो हमेशा जो लाइन जॉइन करिए उसी लाइन में लग रहा है ना। तो यही है कहना पहले पॉइंट का, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, कभी वो फोर्स ऐसा नहीं लग सकता कि लेट सपोज, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, ये जो है, ये जो इक्वल एंड अपोजिट वाली जो टर्म है वो ऐसे भी तो हो सकती है ना। लेट सपोज ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, देखो ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है इनकी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कूलम्स लॉ, ये लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस में थोड़ी लग रहा, तो ऐसे नहीं लगेगा कभी। हमेशा कैसे लगेगा, इन दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अक्रॉस लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा हमेशा, ये ऐसे, ये ऐसे। समझ पा रहे, तो ये था इजी सा पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आप लिख सकते हैं इसमें, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, या फिर इतना लिखने से पहले आप लिख सकते हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसा फोर्स है मान के चलो, अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
डिस्टेंस के स्क्वायर को, तो हम बोलते हैं इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जैसा कि हमने कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में देखा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ना पर की जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इनफैक्ट जो हमने एकदम स्टार्टिंग में जो हम शुरुआत ही की थी, डेफिनेशन के साथ शुरुआत की थी हमने देखा था एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहीं पर है कि ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो वही चीज है, इसी को हमने लिखा है पॉइंट में। लास्ट पॉइंट जो इसमें लिख सकते हैं आप, थर्ड पॉइंट, वो ये कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसा भी हमने पॉइंट देखा भी था बच्चों, ये जो फोर्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, जितना भी जैसा भी लग रहा हो। देखिए अगर दोनों सिचुएशन को लेते हैं हम, लेट सपोज अगर वो अट्रैक्टिव लग रहा हो तो ऐसे लगेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। अभी देखो इनकी वैल्यू सेम रहेगी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, और डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक इधर है तो दूसरा क्या, दूसरा इधर है या फिर इधर है, दूसरा इधर है ना, मतलब पहले की उल्टी डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल और अपोजिट है। आप यहाँ पर रिपल्शन वाला केस भी ले सकते हैं, तब भी आप सेम चीज देखेंगे। रिपल्शन के केस में क्या होता है, ये इधर होता है, दूसरा इधर होता है, दोनों अब भी अपोजिट है ना, तो वही चीज है, इक्वल होता है और अपोजिट होते हैं, है ना। तो यही चीज है लास्ट पॉइंट में इसके। तो ये पॉइंट भी था जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट है आपके कूलम्स लॉ से रिलेटेड, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एग्जाम में आपके पूछ सकता है। एक जो लास्ट चीज है जो कि जो खुद में काफी इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन मतलब बच्चों आप कह सकते हैं खामियां, कुछ कमी, है ना। तो वो क्या थी, वो बेसिकली इसमें हम देखेंगे। तो ज्यादा नहीं है, 2 पॉइंट है छोटे छोटे से, कि वैलिड, इट इज वैलिड, कूलम्स लॉ जो है आपका वो केवल वैलिड है फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, पॉइंट चार्जेस ओनली। आपने देखा होगा बच्चों, हम जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे, अब ध्यान कीजिए वो क्लास, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि फोर्स जो होगा इंटरेक्शन का दो चार्जेस के बीच में, तो हमने बताया था कि चार्जेस कैसे होने चाहिए, चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए और पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तो बेसिकली यही उसकी लिमिटेशन भी है, कमियां भी है, कि चार्ज अगर मूव मोशन में हो, जैसे कि लेट सपोज ये रेस्ट पे है, या फिर ये ऐसे मोशन में है ना, मोशन में लेट सपोज दोनों अभी मूवमेंट कर रहे हैं। अब क्या है, इनके किसी एक मूवमेंट पे हमने इनके बीच का डिस्टेंस नाप लिया r, हमको इनकी वैल्यू पता है Q1 और Q2, लेकिन क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है और हमने इनके बीच का डिस्टेंस नाप लिया, अब भी हम इनके बीच में जब फोर्स निकालेंगे कूलम्स लॉ से, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, तो वो उसके इक्वल नहीं आएगी जो असल में इनके बीच में फोर्स लग रहा हो। आप समझ पा रहे हैं? वैसे इतना एक्सप्लेनेशन है नहीं आपके में, आप बस ये समझिए कि ये वाला जो लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की, वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और ये रेस्ट पे होने चाहिए, है ना। ये एक्चुअली मैंने रेस्ट का मोशन वाला एग्जांपल दे दिया कि रेस्ट पे होने चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दे रहा था कि अगर वो रेस्ट पर नहीं हुए ना, तो इनके बीच में कुछ और फोर्स लगेगा, मतलब कूलम्स फोर्स तो लगेगा, साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो कूलम्स लॉ हमको वैल्यू नहीं देता जो इनके बीच में एक्चुअल फोर्स होगा। तो ये सारी चीजें, और पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड क्यों नहीं होगा, मतलब यहाँ जो मैंने लिखा है कि इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड क्यों होगा, बस क्योंकि यहाँ यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ तो अभी हम लगा देंगे कूलम्स लॉ, लेकिन लेट सपोज पॉइंट चार्ज है, अभी बॉडी बड़ी हो जाए, बॉडी बड़ी हो जाए, इसमें कुछ चार्ज है। अब क्या हुआ, मैं ये बॉडी के ऊपर, बॉडी
के साथ में कूलम्स लॉ लगा रहा हूँ तो क्या होगा, अभी क्या होगा, इंडक्शन नहीं हो जाएगा, यहाँ पर इंडक्शन होगा तो असल में जो फोर्स एक्ट करना चाहिए था इंडक्शन की वजह से, पहले आप ये देखिए कि ये चार्जेस जो इधर थे वो ऐसे दूर हो जाएंगे रिपल्शन के कारण, हम तो पढ़ चुके हैं ना इंडक्शन को, ऐसा हो जाएगा, कुछ और चार्जेस भी आ जाएंगे इधर, इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो वही है कि यहाँ पर जो फोर्स की हमको एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी इंडक्शन की वजह से। तो पॉइंट चार्जेस इसलिए हम लेते हैं कि पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, क्योंकि पॉइंट चार्जेस में इंडक्शन होने का कोई स्कोप नहीं है ना। तो यही चीज है, आपको एक्सप्लेनेशन अगर समझ नहीं आता तो आप फिलहाल के लिए इसको स्किप करके केवल ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। ये 2 पॉइंट इनफ है उसके लिए, और जब आप और अंडरस्टैंडिंग आप लेते जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तब आप इसको वापस आके देखिएगा, तब आप बेटर समझ पाएंगे। तो इसमें लिखिए इट इज, पहला जैसे ना इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, तो दूसरा पॉइंट है इट इज वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट ओनली, है ना। चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस रेस्ट पे होने से केवल उसके लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये था लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में और कुछ पॉइंट्स कूलम्स लॉ से रिलेटेड। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ हमारा खत्म होता है, एक वेक्टर फॉर्म उसका बच जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो न्यूमेरिकल, मैंने जो 3 न्यूमेरिकल ये दिए हैं, ये न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आपको करते चलना है और मेरे को सॉल्यूशंस का सेंड करना है। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।